अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं तौफीक रशीद खान। बात करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो इसे हम फ्यूचर सिंपल टेंस भी कहते हैं। इस टेंस के अंदर हम ऐसे कामों का जिक्र करते हैं, ऐसी बातों का जिक्र करते हैं, ऐसे इवेंट्स का जिक्र करते हैं जो कि मुस्तकबिल में होने होते हैं, यानी कि जो अभी तक हुए नहीं होते। अगर मैं आपको मुख्तसरन कहूँ तो इस टेंस के अंदर हम प्रिडिक्शंस करते हैं, मुस्तकबिल के मुतालिक पेशनगोइयाँ पेश करते हैं, यानी कि ऐसे जुमलों का जिक्र करते हैं जो काम अभी हमने करने हैं, जिनका हमारा इरादा होता है करने का। तो जो हम अपने इरादों की बात करते हैं, अपने वादों की बात करते हैं, अपने अंदाजे की बात करते हैं, तो हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा टेंस है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। बस दो चीज़ें ऐसी है, इसके दो स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि इसके नॉर्मल स्ट्रक्चर से थोड़े से मुख्तलिफ है। उनका स्ट्रक्चर, दो किस्म के जुमले इसमें आते हैं और वो थोड़े से हो सकते हैं कि बाज़ स्टूडेंट को कंफ्यूज कर सके। तो खैर जो है ना, उन स्ट्रक्चर को भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे, मगर वो वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। पहले इसके बेसिक्स को जान लेते हैं कि भाई इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो क्या है। तो इसके जो हमारे पास पॉजिटिव डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस है, उनका स्ट्रक्चर कुछ यूँ है। अच्छा, डिक्लेरेटिव हम कहते हैं बयानिया जुमलों को। ऐसे जुमले होते हैं कि जिनके अंदर सवाल नहीं पूछा गया होता, जिनके अंदर दुआ नहीं होती, निदाएं नहीं होती। आम जो बयानिया जुमले होते हैं, जो हम जिसका इस्तेमाल हम बहुत ज़्यादा करते हैं रोज़मर्रा की बोलचाल में, तो उन्हें हम डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इनके जो डिक्लेरेटिव के अंदर पॉजिटिव है, यानी कि ऐसे डिक्लेरेटिव के जिनके अंदर इनकार भी नहीं होता, ना सवाल होगा ना इनकार होगा, तो वो हमारे पास जो है ना पॉजिटिव डिक्लेरेटिव, उनका स्ट्रक्चर कुछ भी है हमारे पास। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। भाई सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट वो शख्स, वो चीज़, वो आइडिया होता है जिसके मुतालिक बात की जा रही हो या जो जुमले में कोई काम कर रहा हो। अगर मैं आपको आसान अल्फाज में समझाऊँ तो अली क्रिकेट खेल रहा है, इस जुमले के अंदर अली काम करने वाला है तो अली सब्जेक्ट हो गया। बिशाम एक खूबसूरत शहर है, तो इस जुमले के अंदर बिशाम के मुतालिक बात की गई, तो बिशाम हमारे पास इस जुमले का सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, वो है वेल और शेल। तो वेल और शेल का इस्तेमाल करते हैं। चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई ये वेल और शेल का लोचा क्या है। तो देखो, ये जो ओल्ड इंग्लिश है ना, उसके अंदर हम शेल का इस्तेमाल करते थे, मगर अभी जो मॉडर्न इंग्लिश जो है, इसके अंदर शेल का इस्तेमाल बिल्कुल गायब हो गया। कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, आप अपनी बात कर रहे हो, किसी और की बात कर रहे हो, आप वेल का इस्तेमाल ही करते हो। अलबत्ता शेल का इस्तेमाल अभी भी किया जाता है, जो कि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल राइटिंग होती है। यानी कि आप अगर अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर को ख़त लिख रहे हो, या इस किस्म के जो बहुत ही फॉर्मल लेटर या एप्लीकेशंस होते, तो उनके अंदर फिर हम शेल का इस्तेमाल करते। वैसे अगर बाकी आम की बात करें, फॉर्मल में भी हम वेल का इस्तेमाल करते हैं, मगर बहुत ज़्यादा अगर फॉर्मल हो तो हम शेल का इस्तेमाल करते हैं। तो लिहाजा मैंने भी सभी जुमलों में वेल का इस्तेमाल किया, क्योंकि हम शेल तकरीबन हम भूल ही चुके हैं, इसका इस्तेमाल हम करते नहीं। ठीक है, सब्जेक्ट चाहे कोई भी हो, हम वेल या शेल का इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको वेल रिकमेंड करूंगा, आप वेल का इस्तेमाल ही करें। इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा। देखो, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, इसे हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहते हैं। अगर आप वर्ब की फॉर्म्स नहीं जानते, तो वर्ब की प्लेलिस्ट में जाए, वहाँ पर जो पहली वीडियो है वो जो है ना, उसके अंदर मैंने वर्ब की फॉर्म्स बयान की है। वहाँ पर कुल आपको 6 फॉर्म्स बयान किए। तो ये जो बुनियादी फॉर्म होती है, जैसे कि गो है, वॉक है, रन है, टॉक है, फ्लाई है, तो ये हमारे पास बेस फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाती है। इसे हम V1 भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद हम V1 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अगर ये V1 हमारे पास ट्रांजिटिव हुई, तो इसके साथ जो है ना फिर ऑब्जेक्ट जरूर आते हैं, तो फिर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर ये इंट्रांजिटिव हुई तो कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को नहीं जानते, तो फिर वक्त इस लेक्चर को समझने के लिए आप ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट को एक ही चीज़ समझ लीजिए। कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, वैसे आपको जानना चाहिए ये, और इस पर मैं एक मुफस्सिल वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के बाद वो वीडियो देख लेना। ऑब्जेक्ट और ये जो कंप्लीमेंट है, ये बड़ी कम्प्लेक्स चीज़ है। यहाँ पर डिफाइन करने लगूंगा तो वो 17 मिनट की वीडियो है। ठीक है, तो 17 मिनट उसके लग जाएंगे, ऑलरेडी मैं उसको डिफाइन कर चुका हूँ, तो दोबारा तफसील में नहीं जाएंगे। तो ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट की वीडियो आप वहाँ से देख लेना, वो आपके जो है ना सैकड़ों डाउट्स क्लियर कर देगी वो वीडियो। ठीक है, तो हम ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे। भाई ट्रांजिटिव हुई तो ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव तो कंप्लीमेंट। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट। एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट क्या होता है? ये जुमले का बकिया हिस्सा होता है, यानी कि जुमले के अंदर अगर हमने मजीद मालूमात ऐड करनी हो, ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात देनी हो, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। देखो, मैं अगर आपको आसान से समझाऊँ ना, तो हम हमारे पास एक जुमला है, अली ने सांप मार डाला। ठीक है, अली ने सांप को मारा। अब ये जुमला कंप्लीट है, बिल्कुल मुकम्मल जुमला है। अगर इस जुमले के अंदर हम मजीद मालूमात ऐड करेंगे, तो वो एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की सूरत में आएंगी। जैसे कि अली ने सांप को कब मारा, अली ने सांप को क्यों मारा, अली ने सांप को किस चीज़ से मारा। तो ये जो कब, क्यों और किस चीज़ वाली ये जो सवालों के जवाबात भी अगर हम इसी जुमले के अंदर ऐड करते जाएंगे, तो वो फिर जो है ना एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की सूरत में आगे लगते जाएंगे।
ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल में क्लियर हो गया होगा। तो मैंने एग्जांपल में पॉजिटिव डिक्लेरेटिव के एग्जांपल में पहला जुमला लिखा, शी विल प्ले क्रिकेट विद यू, वो तुम्हारे साथ क्रिकेट खेलेगी। अब फ्यूचर की बात हो रही है, अब एक ऐसा काम है जो अभी हुआ नहीं है, वो ये काम करेगी फ्यूचर में, ये मेरा एक अंदाजा हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि जो आपके अंदाजे होते हैं, जो आपके प्रिडिक्शंस होते हैं, उनका इस्तेमाल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर करते हैं। तो भाई सब्जेक्ट आ गया शी हमारे पास, उसके हमने हेल्पिंग वर्ब वेल्ब का इस्तेमाल किया, उसके बाद जो है ना हमने बेस ऑफ वर्ब V1 का इस्तेमाल किया, उसके बाद चूंकि ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, और फिर हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट विद यू। देखो यहाँ तक भी जुमला कंप्लीट है, शी विल प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलेगी। मगर हम चूंकि यहाँ पर मजीद मालूमात भी इसके अंदर ऐड कर रहे हैं ना, क्रिकेट खेलेगी किसके साथ खेलेगी, विद यू, आपके साथ खेलेगी, तो ये हमने एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की सूरत में इसको हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। इसी तरह जो इसके हमारे पास नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं। अच्छा देखो भाई यही स्ट्रक्चर है, कोई भी सब्जेक्ट उठाओ, साथ में वेल उठाओ, वर्ब की बेस फॉर्म उठाओ, आपका जुमला बनता जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास इसके नेगेटिव डिक्लेरेटिव जुमले हैं उनका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। नेगेटिव डिक्लेरेटिव कौन से होते हैं, ये भी बयानिया जुमले हैं क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है। नेगेटिव यानी इनके अंदर इनकार मौजूद होता है, ये ऐसे जुमले होते हैं इनके अंदर नॉट का इस्तेमाल किया गया होता है। तो भाई इसका जो स्ट्रक्चर वो यूं है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद शेल वेल या शेल का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है ना फिर हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। तो एग्जाम्पल में मैंने जुमला लिखा है, शम्स विल नॉट टॉक टू यू टुमारो, शम्स कल तुम्हारे साथ बात नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी एक फ्यूचर की एक काम की बात है कि भाई जो कल ये काम क्या कब होगा, कल होगा, शम्स तुम्हारे साथ, बल्कि कल भी नहीं होगा ना की बात है ना, क्योंकि ये हमारे पास नेगेटिव जुमला है। तो शम्स कल आपके साथ बात नहीं करेगा। आज ही जो है ना बैठकर हम कल की बात कर रहे हैं, आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, तभी हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया। ठीक है, शम्स सब्जेक्ट हो गया हमारे पास, वेल हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसके बाद हमने नट का इस्तेमाल किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टक का इस्तेमाल किया, उसके बाद ये चूंकि हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके साथ हमने टू यू एक कंप्लीमेंट का इस्तेमाल किया। ठीक है, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट टुमारो की सूरत में आया है, तो यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट की का हमने यहाँ पर जिक्र किया, इस्तेमाल किया। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे पास इसके पॉजिटिव इंट्रोगेटिव जुमले हैं, ऐसे सवालिया जुमले कि जिनके अंदर हमारे पास इनकार नहीं होता, तो वो उसे हम पॉजिटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंट्रोगेटिव मानी सवालिया, और पॉजिटिव जिनके अंदर इनकार नहीं होता। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है, सबसे पहले वेल या शेल का इस्तेमाल किया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर V1 का इस्तेमाल यानी वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का, फिर उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का। अच्छा, आपको मैं यहाँ पर ये बता दूं कि ये जो जितने भी इसके स्ट्रक्चर है, इनमें सबसे बुनियादी चीज़ क्या है, सबसे बुनियादी ये हमारे पास स्ट्रक्चर यहाँ तक है भाई, यहाँ तक स्ट्रक्चर हमेशा ही होता है। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अब ये जो बकिया हिस्सा है ऑब्जेक्ट या कंप्लीट और एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक जुमले के अंदर ही मौजूद हो। अगर ये होंगे, हमें इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमने ऊपर किया है। अगर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। और इसका जो है ना एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर लिखा है। तो जुमला हमारे पास, वेल अली एंड हमजा डांस, क्या अली और हमजा नाचेंगे। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हमने वेल का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट है हमारे पास अली और हमजा, प्लूरल है, चाहे सिंगुलर हो सब्जेक्ट या प्लूरल हो, हम वेल का इस्तेमाल ही करते हैं। ठीक है, तो अली और हमजा को हमने उठाया सब्जेक्ट के तौर पर, उसके बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल किया, फिर हमने साइन ऑफ इंटरोगेशन का यानी कि क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया, जुमला हमारा यहाँ पर ख़त्म हो गया। क्योंकि वर्ब जो आया है डांस, ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है। इंट्रांजिटिव वर्ब को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती नहीं है, कंप्लीमेंट इसके साथ ज़रूरी नहीं है कि वो आए। अगर ज़रूरत होती है तो हम लगा देते हैं, अगर ज़रूरत नहीं होती तो हम नहीं लगाते। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरत नहीं समझा तो मैंने इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पर ही जुमले को ख़त्म कर दिया। अगर आप उसमें ऐड करना चाहो चीज़ों को तो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो, जैसे कि वेल अली एंड हमजा डांस, क्या अली और हमजा नाचेंगे, तो क्या अली और हमजा लाहौर में नाचेंगे, आप लाहौर को भी साथ में ऐड कर सकते हो। क्या अली और हमजा, मिसाल के तौर पर, क्या अली और हमजा अच्छा नाचेंगे, बुरा नाचेंगे। अगर आपने इस किस्म की मालूमात को ऐड करना है तो आप कर सकते हो, अगर ना करना चाहो तो आपका यहाँ तक ही जुमला कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी तरह इसके जो नेगेटिव इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव ऐसे सवालिया जुमले कि जिनके अंदर सवाल तो होता ही है मगर उनके अंदर इनकार भी पाया जाता है, यानी कि नट का इस्तेमाल भी किया गया होता है। तो भाई उसका जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पर मैंने लिखा है। तो सबसे पहले वेल और शेल का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि इन दोनों में से एक का इस्तेमाल किया जाएगा। अमूमन हम वेल का ही इस्तेमाल करते हैं, शेल का इस्तेमाल हम नहीं करते।
उसके बाद सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर नॉट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म वर्ब जो है इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट का इस्तेमाल करेंगे। तो जुमला मैंने यहाँ पर लिखा है, विल यू नॉट गो टू कराची अगेन, क्या तुम दोबारा कराची नहीं जाओगे। तो सबसे पहले हमने वेल का इस्तेमाल किया, उसके बाद हमने सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, फिर नॉट का इस्तेमाल किया, फिर वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल किया। उसके बाद चूंकि ये हमारे पास एक इंट्रांजिटिव वर्ब है तो हमने साथ में टू कराची एक कंप्लीमेंट का इस्तेमाल कर दिया, और उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ द प्रेडिकेट में हमने अगेन का इस्तेमाल किया कि क्या तुम दोबारा कराची नहीं जाओगे। अच्छा, तो इस टेंस के अंदर मैंने आपको बताया था कि दो किस्म के जुमले ऐसे हैं जो हो सकता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है ना वो परेशान कर सकते हो, तो उनको भी जिक्र यहाँ पर कर देते हैं। तो भाई एक देखो, जो जो फ्यूचर का जो हमारे पास टेंस है ना, इसके अंदर जो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, आपको पता होगा उसके अंदर हम बी का इस्तेमाल करते हैं, विल के बाद हम बी का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, बी के बाद आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। मगर इसी बी का इस्तेमाल हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंदर भी करते हैं। ठीक है, जैसे कि ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। तो ये जो जुमला है ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का नहीं है, ही विल बी अ डॉक्टर, ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। देखो बड़ा ही आसान है इसकी पहचान, अगर बी आता है और साथ में आईएनजी ऑफ वर्ब आती है तो वो जो जुमला होगा हमारे पास वो हमारे पास फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। अगर बी अकेला आता है और साथ में जो है आईएनजी ऑफ वर्ब नहीं आती तो फिर ये स्टेट ऑफ बीइंग दिखाता है, और स्टेट ऑफ बीइंग दिखाने के लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि ही विल बी अ डॉक्टर, तो ही विल बी अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर होगा। तो अब यहाँ पर जरा आप जुमले से भी, जुमले की नोयत से भी अंदाजा लगा सकते हो कि भाई ये कोई कंटिन्यूस काम नहीं है। ठीक है, वो कोई सर्जरी नहीं है कि जो वो कर रहा होगा, ठीक है ना, ये उसका स्टेट ऑफ बीइंग है। तो ये जो जुमले होते हैं, ये जो बी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये भी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले होते हैं। मगर यहाँ पर फ़र्क ये होता है कि बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसी तरह हैव का इस्तेमाल हम इसके अंदर करते हैं। तो हैव को मैं आपको पिछली कई सारी वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि हैव जो है ये हमारे पास एक मेन वर्ब के तौर पर भी काम करता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो है ना हमारे पास हेल्पिंग वर्ब के तौर पर भी काम करे। जैसे कि आई विल हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन होगा। तो अगर इस स्ट्रक्चर में देखें तो वो ये स्ट्रक्चर में पूरा बैठता है। देखो, आई हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, वेल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारे पास क्या है, हैव है ना, तो हैव आ गया, हैव की फर्स्ट फॉर्म भी हैव है, हैव की सेकंड हमारे पास हेड है, थर्ड भी हेड है, फोर्थ हमारे पास हैविंग है, और इसकी जो फिफ्थ फॉर्म है वो है हमारे पास हैज। ठीक है ना, तो आई आ गया, उसके बाद वेल का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद हैव का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद ऑब्जेक्ट के साथ में हमने इस्तेमाल कर दिया क्योंकि हैव हमारे पास एक ट्रांजिटिव वर्ब होती है। तो आई विल हैव अ पेन, तो यहाँ पर हैव को देखकर इस कंफ्यूजन में ना पड़ जाना कि हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट का है, क्योंकि ये हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का जुमला है। इसी तरह अगर हम सब्जेक्ट को बदले तो भी हम जो है ना, अगर हम यहाँ पर शी लगा देते हैं फर्ज करें, तो हम कहेंगे शी विल हैव अ पेन, शी विल हैज अ पेन नहीं करेंगे। क्यों, वजह क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और ये जो हैज है ये तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है जिसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं। फिर चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, हम जो है ना यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो एक बंदा हो, दो हो, 10 हो, 20 हो। ठीक है, तो और इसके अलावा दूसरी बात ये है, जो वेल है हमारे पास और शेल है, ये मॉडल वर्ब भी है। मॉडल वर्ब के साथ तो हमेशा ही हम जो है ना बेस फॉर्म वर्ब का इस्तेमाल करते हैं इसके साथ, यानी कि जो बेस फॉर्म वर्ब होती है ना V1, इसका इस्तेमाल ही किया जाता है, इसके अलावा किसी दूसरे वर्ब का इस्तेमाल इसके साथ नहीं किया जाता। तो ये जो हैज़ है हमारे पास, ये कहना गलत है कि शी विल हैज़ अ पेन, ये गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर हैज़ फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी वर्ब की, और ये जो फिफ्थ फॉर्म इसे हम थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं। और ये जो थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब है इसका इस्तेमाल फ़कत ही एक टेंस के अंदर किया जाता है, वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके अलावा हैज़ का इस्तेमाल आपको कहीं नहीं मिलेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अलावा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर बात की जाए फिर तो ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में जो है ना आप जो है ना ये परफेक्ट टेंसेस के अंदर भी आप हैज़ का इस्तेमाल देखोगे, मगर मैं मेन वर्ब की यहाँ पर बात करूँ। ठीक है, जब हम मेन वर्ब के तौर पर हैव का इस्तेमाल करेंगे तो उस सूरत में आप हैज़ का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर फ़कत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर कर सकते हो, और कहीं पर भी आप हैज़ का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो आई विल हैव अ पेन, शी विल हैव अ पेन, तो ये जो जुमले होंगे हमारे पास, ये भी हमारे पास फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जुमले होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, अगर नए हो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।